उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मार्टिन ने कार होटल बर्गेन्जा की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो जैसे ही होटल की बैरूनी राहदारी में पहुंचा, अचानक सतून की आड़ से एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर आया। क्या रिपोर्ट है स्टार? मार्टिन ने दबे लहजे में पूछा। बॉस, वो दोनों हबशी पहले तहखाने में लेके जाए गए थे। किंग डॉग भी वहां गया था। उसके बाद अभी अभी किंग डॉग उन्हें अपने हमरा दोस्ताना अंदाज में लेकर ऊपर अपने दफ्तर में गया है। नौजवान ने सरगोशियाना अंदाज में रिपोर्ट देते हुए कहा। मून और स्काई कहाँ है? मार्टिन ने पूछा। वो अंदर हाल में है। वो अतालवी की निगरानी कर रहे हैं जिसके साथ शाटी है, स्टार ने जवाब दिया और मार्टिन सर हिलाता हुआ मेन गेट की तरफ मुड़ गया। हाल में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा क्योंकि उसने मून और स्काई दोनों को तेजी से एक लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए देखा। लिफ्ट को शायद देर थी इसलिए वो दोनों इसके इंतजार में रुक गए। मार्टिन तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है मार्टिन? उनने उनसे मुखातिब होकर कहा। उनकी चूंकि हाल की तरफ पुश थी इसलिए वो दोनों मार्टिन की आवाज़ सुनते ही चौंक पड़े। बॉस, वो दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर किंग डॉग के ऑफिस में गए हैं। उन्हें एक बैरिल ने कोई इतला दी है, स्काई ने जवाब दिया। ओके, तुम उनके पीछे जाओ लेकिन सिर्फ निगरानी करनी है। मैं उकबी सिमत में जा रहा हूँ, मार्टिन ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो तेजी से मुड़कर वापस मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। मेन गेट से बाहर स्टार मौजूद था। मार्टिन ने उसे अपने हमरा आने का इशारा किया। फिर वो दोनों तेजी से चलते हुए पार्किंग में आए। दूसरे लम्हे मार्टिन ने अपनी कार का स्टीयरिंग संभाला और स्टार साथ वाली सीट पर पहुंच गया और मार्टिन का कंपाउंड गेट से निकालकर होटल की उकबी सिमत में ले आया। और फिर उसने उकबी गली के सामने एक गली में अपनी कार मोड़कर उसका रुख दोबारा सड़क पर कर दिया। गली की नुक्कड़ पर एक बड़ी सी गाड़ी पहले से मौजूद थी। आप इधर क्यों आ गए बॉस? कहीं वो मेन गेट से ना निकल जाए, स्टार ने पूछा। तुम नहीं जानते इन लोगों की नफ्सियात। उनके ऊपर जाने का मकसद मैं समझ गया। ये अब रिचर्ड को अगवा करके ले जाएंगे। रिचर्ड ने इन दोनों हबशियों से दोस्ती लगाकर हमाकत की है, मार्टिन ने सर हिलाते हुए कहा। और स्टार्स ने अस्बात में सर हिला दिया जैसे बॉस की बात का मकसद समझ गया हो। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों चौंक पड़े। उन्होंने उकबी दरवाजे से 4 अफराद को बाहर निकलते देखा। उनमें से एक वो अतालवी था, दूसरा शाटी और उसके पीछे 2 हबशी थे जिनमें से एक जवाना था। उसने जवाना को देखते ही पहचान लिया था। जवाना के कांधे पर रिचर्ड लदा हुआ था। ये वाकई ही इमरान है, मैं इसकी चाल पहचानता हूँ, मार्टिन ने मुतमईन लहजे में कहा। फिर उसने तेजी से आगे की तरफ झुककर डैशबोर्ड का खाना खोला और इसमें से एक बेजवी साख बड़ा कैप्सूल निकालकर डैशबोर्ड के नीचे नस्ब एक छोटी सी मशीन के खाने में डालकर उसका बटन दबा दिया। कैप्सूल खाने के अंदर चला गया और उस मशीन पर एक बल्ब सा चल उठा। उसी लम्हे इमरान उसके साथ ही कार में सवार होकर आगे बढ़ चुके थे। मार्टिन ने कार गली से निकाली और इमरान की कार के पीछे लगा दी। अब दोनों कारें एक दूसरे के बिल्कुल पीछे चल रही थी। सड़क पर खासा ट्रैफिक था। मार्टिन के दांत भींचे हुए थे और उसकी नजरें इमरान की कार पर जमी हुई थी। अभी दोनों कारों ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि मार्टिन ने एक्सेलरेटर पर जोर से दबाव डाला और उसकी कार इमरान की कार के बिल्कुल उकब में पहुंच गई। मार्टिन की कार का बम्पर इमरान की कार के उकबी बम्पर से तकरीबन जुड़ सा किया और इसी लम्हे मार्टिन ने तेजी से मशीन की साइड में लगा हुआ बटन अंगूठे से प्रेस किया। दूसरे लम्हे मशीन में जलता हुआ बल्ब बुझा और मार्टिन ने एक्सेलेटर पर दबाव हल्का कर दिया। दोनों कारों के दरमियान फासला बढ़ने लगा। जब इन दोनों के दरमियान फासला तकरीबन 10 गज का हो गया तो मार्टिन ने हाथ बढ़ाया और एक बार फिर मशीन के इस बटन को प्रेस कर दिया जिसे उसने पहली बार प्रेस किया था। बटन के प्रेस होते ही इमरान की कार को एक हल्का सा झटका लगा और दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ कार के गिर्द धुएं और गिरदो गबार का बादल छा गया। मार्टिन ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग काटा और साइड में अपनी गाड़ी दौड़ाता चला गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और मुसरत की लहरें दौड़ रही थी, आंखों में कामयाबी की चमक उभर आई थी। मार्टिन का कार दौड़ाता हुआ एक बार फिर बड़ी सड़क पर आया और फिर उसने कार को बाईं तरफ टर्न करके उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो एक चक्कर काटकर दोबारा इस तरफ आ गया जहां इमरान की कार उसने उड़ाया था। इस तरफ ट्रैफिक बंद थी। ट्रैफिक सार्जेंट ने सड़क ब्लॉक की हुई थी। मुतबादिल रास्ते से जाएं, यहाँ एक हादसा हो गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। मार्टिन की कार आहिस्ता होते ही एक सार्जेंट ने आगे बढ़कर मार्टिन से कहा। क्या हुआ? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? मार्टिन ने सरसरी से लहजे में कहा। नहीं जनाब, एक कार को बम से उड़ाया गया है, सार्जेंट ने जवाब दिया। कार में सवार लोग तो बच गए हैं ना? मार्टिन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे कार में सवार अफराद से दिली हमदर्दी हो। मुझे नहीं मालूम जनाब, वैसे ऐसी सूरत में किसी के बचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सार्जेंट ने जवाब दिया। और मार्टिन ने सर हिलाते हुए कार मुतबादिल रोड की तरफ बढ़ा दी। काफी आगे जाकर मार्टिन एक साइड पे कार रोकी और फिर स्टार से मुखातिब होकर कहा। स्टार, तुम पैदल उतर कर जाओ और मिशन की मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करो, खासतौर पर इमरान की लाश का पता करना।
फिर मुझे कैफे शाइलॉक में रिपोर्ट दो, हो सके तो इमरान की लाश और हादसे की फोटो भी हासिल करो, पुलिस डिपार्टमेंट से आसानी से मिल जाएगी। मार्टिन ने स्टार्ट को हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, मैं हासिल कर लूंगा, स्टार ने दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरते हुए कहा और मार्टिन ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। अब वो बड़े इत्मीनान से कार चलाते हुए कैफे की तरफ जा रहा था। उसे मुकम्मल यकीन था कि इमरान के बचने का 1% चांस भी नहीं है। इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था, इंतहाई आसान तरीन मिशन। तुम सब होटल के बाहर जाकर निगरानी करो, मैं यहाँ रहूंगा, वॉकर ने राहदारी में मौजूद 5 अफराद से मुखातिब होकर कहा और वो सब तेजी से राहदारी से होकर होटल के हाल वाले सिरे की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद राहदारी खाली हो गई। ये सब रिचर्ड के साथी थे जो जवाना और रिचर्ड के साथ तहखाने से बाहर आए थे। रिचर्ड ने जोसेफ और जवाना को अपने दफ्तर में ले जाते हुए अपने साथियों को मखसूस इशारा कर दिया था और वॉकर जो रिचर्ड का नंबर 2 था, उसने उस मखसूस इशारे से अपने साथियों को आगाह कर दिया। शायद रिचर्ड ने यह इशारा इसलिए किया था ताकि जवाना और जोसेफ के साथियों की मौजूदगी को महसूस करते ही खुलकर बात ना करें। वॉकर खुद एक छोटे से सतून की आड़ में रुक गया। उसकी नजरें राहदारी के दोनों सिरों का जायजा ले सकती थी, इसलिए उसने ये स्पॉट मुंतखब किया था। अभी उससे वहां खड़े हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि राहदारी के इस सिरे पर, जिसका ताल्लुक होटल के हाल से था, 2 आदमी नजर आए। इनमें से एक को देखकर वॉकर चौंक पड़ा। ये शार्टी था, कैसीनो डी सिल्फ का मालिक और मकामी तौर पर खासा बाअसर आदमी। इसके साथ एक नौजवान अतालवी था। वो दोनों तेजी से चलते हुए आगे बढ़ते चले आए और फिर रिचर्ड के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। स्प्रिंगों वाला दरवाजा पूरी तरह से बंद ना था, इसलिए अंदर की आवाज आसानी से सुनाई दे रही थी। वो दोनों चंद लम्हे तक दरवाजे की साइड पर खड़े रहे। एक बार तो वॉकर के दिल में आया कि वो आगे बढ़कर उन्हें रोक ले, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि वो बॉस रिचर्ड की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। जब उसने सिर्फ निगरानी का इशारा दिया था तो सिर्फ निगरानी ही होनी चाहिए। वो अपने हुक्म में मामूली सी रद्दोबदल की रियायत देने का आदी ना था, इसलिए वॉकर खामोश खड़ा रहा और इसी लम्हे अतालवी और शाटी दोनों दरवाजे को धकेलते हुए अंदर चले गए। स्प्रिंगों वाला दरवाजा इन दोनों के अंदर जाते ही खुद ब खुद बंद हो गया। वॉकर बदस्तूर अपनी जगह खड़ा रहा, अलबत्ता उसके जहन में बेचैनी की लहरें दौड़ रही थी। वो शाटी से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, लेकिन चूंकि शाटी और रिचर्ड के दरमियान कभी बराह रास्त तसादुम ना हुआ था, इसलिए बिज़ाहिर कोई ऐसा खतरा ना था कि उसने सोचा कि हो सकता है शाटी किसी काम के लिए इस अतालवी को लेकर बॉस के पास आया हो। लेकिन चंद मिनट बाद इसकी बेचैनी खासी बढ़ गई। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि अंदर कोई गड़बड़ हो रही है। इसने आगे बढ़कर खुद अंदरूनी हालात को चेक करने का फैसला किया, लेकिन अभी वो फैसले पर अमल करते हुए कदम उठाने ही वाला था कि दरवाजा एक बार फिर खुला और अतालवी और शाटी बाहर आ गए। इन दोनों के पीछे वो दोनों हबशी थे और इन हबशियों को देखते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि जवाना के कंधे पर रिचर्ड यूं इमदाद हुआ था जैसे वो बेहोश हो। इन सबको रुख उकबी सिमा था। वॉकर अपनी गन तेजी से सीधी करते हुए सतून की आड़ से बाहर निकल आया। जाने वालों की इसकी तरफ पुश्त थी, इसलिए उनमें से कोई भी उसे चेक न कर सका था। लेकिन इससे पहले कि वो इन पर फायर खोलता, उसने रिचर्ड की आंखें खुलती हुई देखी। रिचर्ड का मुंह चूंकि उसकी तरफ था, इसलिए उसे देख रहा था। रिचर्ड ने एक आंख बंद करके उससे इशारा किया और एक बार फिर दोनों आंखें बंद कर ली। वॉकर इशारा समझते ही तेजी से मुड़ा और फिर पंजों के बल दौड़ता हुआ बाल हॉल की तरफ बढ़ गया। रिचर्ड को ले जाने वाले अब राहदारी की कार बैठने के लिए मोड़ चुके थे। वॉकर समझ गया कि रिचर्ड जानबूझकर बेहोश हुआ है और उसने इशारा भी उसे अपने पीछे आने और निगरानी करने का किया था। हाल में पहुंचते ही वॉकर तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हों बाद पार्किंग में खड़ी हुई इसकी कार हरकत में आ गई। वो स्पोर्ट्स कार थी। कंपाउंड गेट से निकलकर वो कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा और फिर साइड रोड से मुड़कर इस तरफ आ गया जिधर उकबी सिमत का दरवाजा था और गली सड़क पर आकर निकलती थी। फिर वॉकर ने दूर से शॉटी और उसके साथियों को एक बड़ी सी कार में बैठते हुए देखा। दोनों हबशी पिछली निशिस्त पर बैठ रहे थे और रिचर्ड को भी उन्होंने पिछली निशिस्त पर ही रखा था। वॉकर ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि आसानी से निगरानी कर सके। जैसे ही शॉटी की कार आगे बढ़ी, वॉकर ने एक और कार को सामने वाली गली से निकलकर शॉटी की कार के पीछे चलते हुए देखा। वॉकर की कार इनसे चंद कारें पीछे थी। अभी वो थोड़ी ही देर आगे गए होंगे कि अचानक पिछली कार तेजी से साइड लाइन की तरफ बढ़ी और इसी लम्हे खौफनाक धमाके के साथ शॉटी की कार के गिर्द धुएं और गिर्द का बादल सा उठा और साथ ही कारों की ब्रेकों की चीखों से माहौल गूंज उठा। वॉकर के जिस्म को झटका सा लगा। इसने कार तेजी से एक तरफ रोकी और फिर वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और बेतहाशा भागता हुआ शाटी की कार की तरफ बढ़ा। धमाके से साफ जाहिर हो रहा था कि कार को बम से उड़ाया गया है। शाटी ने पीछे चलने और ऐन धमाके के वक्त साइड लाइन की तरफ मुड़ने वाली कार के नंबर सहन में रख लिए थे। पुलिस की सीटियों और लोगों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। जब वॉकर धमाके वाली जगह पर पहुंचा तो उसने कार के पुर्जे सड़क पर बिखरे हुए देखे। अलबत्ता कार की निशिस्तों वाला हिस्सा पिचक सा गया था। इसके चारों दरवाजे आड़ उड़कर कहीं दूर जा गिरे थे।
इसी लम्हे लोगों ने अंदर मौजूद अफराद को बाहर खींचना शुरू कर दिया। वॉकर जब पहुंचा तो इस वक्त तक कार में सवार अफराद को बाहर खींच लिया गया था। इन सबके जिस्म मुड़े तुड़े हुए थे और यूं लगता था जैसे उनके जिस्म की हर हड्डी टूट गई हो। ये जिंदा हैं, इन्हें अस्पताल पहुंचाओ, एक आदमी ने चीख कर कहा और वॉकर दीवानावार आगे बढ़ा और सड़क पर पड़े हुए रिचर्ड पर बैठा और रिचर्ड के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बेखून बह रहा था। लोग इन हबशियों, अतालवी नौजवान और शाटी को उठा कर मुख्तलिफ कारों में डाल रहे थे। वॉकर ने झपट कर रिचर्ड को उठाया, फिर अपनी कार की तरफ दौड़ लगा दी। रिचर्ड के सीने में हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। वॉकर ने उसे कार में डाला और फिर वो बेतहाशा कार भगाता हुआ जन्ना अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। उसके जहन में धमाके से हो रहे थे, उसके इर्द गिर्द और कारें भी दौड़ रही थी, लेकिन वॉकर को इस वक्त सिवाय अपने बॉस के और किसी का ख्याल न था। थोड़ी देर बाद वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया। फिर वहां पहुंचते ही रिचर्ड को फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। अतालवी नौजवान, शॉटी और दोनों हबशी भी वहां पहुंच चुके थे और इस वक्त वो सब भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाए जा रहे थे। उनको ले आने वाले तो अस्पताल के रजिस्टर में अपना नाम पता लिखवा कर वापस जा चुके थे, जबकि वॉकर वहीं रुका रहा। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप वहां पहुंच गई और फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर पुलिस के 2 सार्जेंटों ने डेरा जमा लिया। वो आने वालों के मुतालिक पूछ रहे थे। उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, तमाम की हालत इंतहाई नाजुक है। थिएटर से निकलने वाले एक असिस्टेंट डॉक्टर ने सार्जेंट को जवाब देते हुए कहा और सार्जेंट ने सर हिला दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर से बारी बारी सबको बाहर लाया गया। एक स्ट्रेचर सफेद कपड़े से ढका हुआ था और वॉकर ने चौंक कर देखा और दूसरे लम्हे उसके मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया, क्योंकि उसे दूसरे स्ट्रेचर पर रिचर्ड नजर आया, जबकि दोनों हबशी और अतालवी नौजवान भी जिंदा थे। इसका मतलब था कि शाटी हलाक हो चुका है। शाटी का स्ट्रेचर सर्द खाने की तरफ मोड़ा गया, जबकि बाकी स्ट्रेचर वार्ड की तरफ ले जाए जाने लगे। पुलिस वाले वहीं रुके रहे। फिर MS से उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। एक आदमी हलाक हो गया है, हमने उसे बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशें नाकाम रहीं, MS ने मुतासिफ लहजे में कहा और फिर पुलिस सार्जेंटों ने तेजी से अपनी नोटबुकों पर बयान लिखना शुरू कर दिया। बाकी जख्मियों की हालत कैसी है, क्या वो बयान देने के काबिल हैं? एक सार्जेंट ने पूछा। हमने के ऑपरेशन कर दिए हैं, लेकिन अभी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि वो जिंदा बच जाएं, लेकिन जहां तक बयान का ताल्लुक है, कम से कम 2 रोज तक ऐसा नहीं हो सकता, MS ने कहा। फिर वो पुलिस सार्जेंट से इजाजत लेकर तेज कदम उठाता अपने दफ्तर की तरफ बढ़ता चला गया। पुलिस सार्जेंट अब वार्ड की तरफ चल पड़े। वो शायद खुद अपनी आंखों से हादसे के शिकार अफराद की हालत देखना चाहते थे। वॉकर भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वार्ड की तरफ चल पड़ा। उसे MS के इस रिमार्क से शदीद तकलीफ पहुंची थी कि रिचर्ड अभी तक खतरे की हालत में है। इसके जहन में इस कार के नंबर घूम रहे थे जो धमाके के वक्त शॉटी की कार पर चढ़ दौड़ी थी और फिर साइड लाइन की तरफ मुड़ गई थी। वार्ड तक पहुंचने से पहले ही वॉकर ने अपना फैसला बदल दिया। यहाँ बैठकर रिचर्ड के होश में आने का इंतजार करने के बजाय उसने यही फैसला किया कि वो पहले इस कार का पता चलाए और फिर पावरलैंड के हेडक्वार्टर के पास को रिचर्ड की इस तरह जख्मी होने की इत्तला दे दे। सिटी चार्मिंग होटल के खूबसूरत हाल में सफदर और कैप्टन शकील एक मेज पर बैठे ऑरेंज जूस की चुस्कियां ले रहे थे। जूलिया ऊपर कमरे में थी, जबकि बाकी साथी शहर की सैर के लिए निकल गए। उन्होंने ये हदायत भी इमरान ने ही दी थी कि वो जनरली पहुंचते ही घूम फिर कर शहर की सड़कों और मशहूर इलाकों से वाकफियत हासिल कर लें, ताकि जब मिशन का आगाज हो तो फिर उन्हें कोई दुश्वारी ना हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर यहाँ हमारा मिशन क्या है, सफदर ने चुस्की लेते हुए कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। वो बाहर निकलने से पहले कुछ देर के लिए हाल में बैठ गए थे। इमरान ने तफसील से तो सब कुछ बता दिया कि पावरलैंड के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, वो तफसील तो मैंने भी सुनी है, लेकिन जनरली में पावरलैंड का हेडक्वार्टर नहीं है, वो तो यहाँ से दूर किसी नामालूम मुकाम पर है। फिर यहाँ हम क्या करने आए हैं? सफदर ने उलझन आमेज लहजे में कहा। ये बात इमरान को मालूम होगी, जब वक्त आएगा तो वो खुद ही बता देगा, कैप्टन शकील ने बात खत्म करते हुए कहा। बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है होटल बरगैंसा के हुक्म में। किसी ने कार को बड़ी ट्रक पर बम मारकर उड़ा दिया। अचानक करीबी में से एक आवाज़ सफदर के कानों पर पड़ी और सफदर चौंक पड़ा। इसमें मौजूद अफराद तो बच गए हैं ना? दूसरी आवाज़ सुनाई दी और सफदर ने देखा कि वहाँ 2 अफराद मौजूद थे जो शराब के जाम दरमियान में रखे बैठे हुए थे। क्या बात है, तुम क्यों चौंके हो? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में पूछा और सफदर ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा। मालूम नहीं, वैसे उनकी हालत बचने वाली तो नहीं थी, अलबत्ता वो अस्पताल पहुंचने तक तो जिंदा थे। मैं जिसको उठाकर अपनी कार पर अस्पताल छोड़ आया हूं वो तो शदीद जख्मी था, कोई अतालवी था, खासा खूबसूरत आदमी था, लेकिन हादसे ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी। पहले ने जवाब दिया, सिर्फ एक ही आदमी था कार में? दूसरे ने पूछा। अरे नहीं, कार में 5 अफराद थे, 2
दो ग्रांडियल हबशी थे जो पिछली सीटों से निकले और एक अतालवी और दो मकामी आदमी थे। वो तो कार ही बम प्रूफ थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी फिजा में बिखरने से बच गई। वो जिंदा अस्पताल तक पहुंच गए। अगर कोई आम कार होती तो उनके जिस्मों के पुर्जे भी कार के साथ ही सड़क पर बिखर जाते। पहले ने जवाब दिया। अतालवी और हबशियों का सुनकर सफदर की छठी हिस्स जाग उठी। कैप्टन शकील भी चौंका था, लेकिन वो खामोश बैठे उनकी बातें सुनते रहे। लेकिन जब उन्होंने कोई और मौजू छेड़ा तो सफदर से ना रहा गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ा। मुदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप इस अतालवी और हबशियों का हुलिया बता सकते हैं? सफदर ने उनके करीब पहुंचकर बड़े खलीक लहजे में कहा। ओह, आप क्यों पूछ रहे हैं? हादसे की तफसील बताने वाले ने चौंकते हुए पूछा। एक अतालवी मेरा साथी भी है, वो आज ही यहाँ पहुंचा है, मैं इसके इंतजार में यहाँ बैठा हूँ, सफदर ने कहा। ओह अच्छा, उसने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने तफसील से अतालवी का हुलिया बता दिया। जैसे जैसे वो हुलिया बताता गया सफदर का दिल बैठता चला गया, क्योंकि हुलिया हूबहू वही था जो मेकअप इमरान ने कर रखा था। फिर जब उसने हबशियों का सरसरी सा हुलिया बताया तो सफदर को यकीन हो गया कि वो जोसेफ और जवाना ही होंगे। ये जख्मी अब कहाँ है? सफदर ने तेज लहजे में पूछा। जनरल अस्पताल में है, वैसे उनके जिंदा बच जाने की उम्मीद कम है, पहले ने अफसोस भरे लहजे में कहा। ओ, मुझे वहां जाकर मालूम करना पड़ेगा। जो हुलिया आपने बताया है वो कुछ कुछ मेरे साथी से मिलता जुलता है, सफदर ने कहा। और फिर वो उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपनी मेज पर आया, जहां कैप्टन शकील बड़ी बेचैनी के आलम में बैठा उसकी तरफ देख रहा था। आओ इमरान, जोसेफ और जवाना शदीद जख्मी हैं, सफदर ने दबे लहजे में कहा। और फिर सफदर ने जेब से एक नोट निकालकर एशट्रे के नीचे दबाया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। मेरा ख्याल है कि मिस जूलियाना को इत्तला कर दें, कैप्टन शकील ने कहा। अभी तस्दीक कर लें फिर, सफदर ने कहा। और कैप्टन शकील ने अस्बात में सर हिला दिया। मेन गेट से बाहर निकलते ही उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई। सफदर ने उसे जनरल अस्पताल चलने के लिए कहा और टैक्सी तेजी से आगे बढ़ने लगी। और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद थोड़ी ही देर में जनरल अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हो गए। ये बहुत वसी और अरीज अस्पताल था। उसकी इमारत 10 मंजिला थी। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें इंक्वायरी गेट के सामने जाकर उतार दिया और सफदर उसे किराया देकर इंक्वायरी रूम में दाखिल हो गया। कैप्टन शकील भी इसके हमरा था। इंक्वायरी रूम में खासा बड़ा था और इसमें 20 के करीब काउंटर थे, जिनमें से 6 काउंटर सिर्फ टेलीफोन पर मालूमात देने के लिए रिजर्व थे। बाकी 14 काउंटर बराह रास्त मालूमात मुहैया करते थे। सफदर नजदीकी काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर के पीछे एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी। फरमाइए, लड़की ने सफदर के करीब आते ही नरम लहजे में पूछा। बरगेंसा होटल के उकम में एक कार बम से उड़ा दिया गया है। इसमें सवार अफराद को यहाँ अस्पताल लाया गया है। उनके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, सफदर ने धड़कते दिल से पूछा। आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? लड़की ने पूछा। हम शाम के अखबार की रिपोर्टर हैं मोहतरमा, और हमने ताज़ा तरीन खबर देनी है, सफदर ने जवाब दिया। फौरी तौर पर उसे यही बहाना सूझा था। कार्ड दिखाइए। ओ, कार्ड तो वहीं दफ्तर में रह गया, क्या कार्ड जरूरी है? सफदर ने बेख्तियार जेबें टटोलते हुए कहा। जी हाँ, कानूनन जरूरी है, लड़की ने सख्त लहजे में कहा। ओ वेरी सॉरी। अच्छा, हमारे कारीन की किस्मत, वो एक नई खबर से महरूम रह जाएंगे, सफदर ने मायूसाना से लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। ठहरिए, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी गलती की सजा आपके अखबार के कारीन तो ना भुगतें, लड़की ने कहा। और सफदर तेजी से वापस मुड़ा। लड़की ने अपने सामने खुले हुए एक मोटे रजिस्टर की वर्गरदानी शुरू कर दी और फिर उसने करीब पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस किया। इंक्वायरी काउंटर नंबर 13, हादसा 112 के जख्मियों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, लड़की ने पूछा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके दिल में उछलकर हलक से बाहर आ जाएंगे। लड़की कुछ देर तक दूसरी तरफ से आने वाले जवाब सुनती रही और फिर उसने रिसीवर रख दिया। 2 अफराद हलाक हो गए हैं, बाकी की हालत खतरे से बाहर है, लड़की ने अफसोस भरे लहजे में कहा। कौन कौन हलाक हुआ है, जरा तफसील बताइए, सफदर ने तेज लहजे में कहा। देखिए, इस कार में 5 अफराद सवार थे, एक अतालवी, 2 हबशी और 2 मकामी अफराद थे। एक मकामी जिसके मुतालिक पता चला है कि वो कैसीनो D6 का मालिक और मशहूर गुंडा शॉटी है, वो ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हो गया। और अब से थोड़ी देर पहले दूसरा मकामी भी ख़त्म हो गया है, इसका नाम रिचर्ड है, वो होटल बरगेंसा का मारूफ गुंडा बताया जाता है। अलबत्ता दोनों हबशियों और अतालवी की हालत खतरे से बाहर है, उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। अलबत्ता उनके पासपोर्टों से मालूम हुआ है कि वो आज ही कहीं बाहर से यहाँ पहुंचे थे। इनमें से अतालवी का नाम विक्टर मार्क और हबशियों के नाम जवाना और जोसेफ हैं। हबशी जोसेफ के सर पर शदीद चोट आई है, वो बदस्तूर बेहोश है। जवाना की पसलियां टूटी हैं, वो अब होश में आ गया है। अतालवी के जिस्म पर खासी ज़रबात आई हैं, लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, वो भी अब होश में है। पुलिस उनके बयान लेने के लिए आने वाली है, लड़की ने तफसील बताते हुए कहा। ओ थैंक यू, ये तो अच्छा है, इस तरह पुलिस से हादसे के बारे में भी तफसीलात मालूम हो जाएंगी। आपने एक मेहरबानी तो की, क्या आप दूसरी मेहरबानी कर सकती हैं कि हमें वार्ड में दाखिले का कार्ड जारी कर दें ताकि हमारा काम मुकम्मल हो सके, सफदर ने कहा। अलबत्ता इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए थे। इमरान, जोसेफ और जवाना के बच जाने की खबर ने उसे जैसे दोबारा जिंदा कर दिया था। ठीक है, मैं जारी कर देती हूँ, लड़की ने आमादा होते हुए कहा। फिर इसने दराज खोलकर 2 सुर्ख रंग के कार्ड निकाले। नाम, लड़की ने
पेन संभालते हुए कहा, आर्नल्ड जॉन डेली न्यूज सर्विस। सफदर ने अपने नाम के साथ साथ अखबार का नाम भी बता दिया और लड़की ने जल्दी जल्दी कार्ड पुर करके दूसरा कार्ड उठाया तो कैप्टन शकील ने अपना नाम मार्श बेग बताया और अखबार का नाम भी वही बताया जो सफदर पहले बता चुका था। लड़की ने कार्ड पुर करके इस पर दस्तखत किए और फिर कार्ड दोनों के हवाले कर दिए। सफदर और कैप्टन शकील ने लड़की का शुक्रिया अदा किया। कार्ड पर वार्ड नंबर 13 का हिंसा लिखा हुआ था, इसलिए वो समझ गए थे कि इमरान उसके साथ ही वार्ड नंबर 13 में मौजूद है। इंक्वायरी रूम से निकलने के बाद वो दोनों वार्ड नंबर 13 की तरफ बढ़ते चले गए। जदीद ने लिफ्ट ने उन्हें जल्द ही वार्ड नंबर 13 में पहुंचा दिया। ये चौथी मंजिल पर था। कार्ड की वजह से उन्हें कहीं भी रोका ना गया और वो दोनों इत्मीनान से वार्ड में दाखिल हो गए। वार्ड में इस वक्त पुलिस के 4 सार्जेंट मौजूद थे। सफदर और कैप्टन शकील समझ गए कि इस कमरे में इमरान और साथी मौजूद हैं। उन्होंने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कार्ड्स होने के बावजूद बाहर खड़े पुलिस सार्जेंट्स ने उन्हें सख्ती से रोक दिया और सफदर और कैप्टन शकील और उनसे उलझे बगैर साइड वे से गुजरते हुए इस कमरे के उकबी तरफ चौड़े बरामदे में पहुंच गए। इस तरफ भी कमरे का दरवाजा मौजूद था, लेकिन वो बंद था। सफदर और कैप्टन शकील ने इस दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर पड़े हुए दहीज पर्दे की वजह से वो कुछ ना देख सके। मेरा ख्याल है कि हम यहीं रुकें, जब पुलिस चली जाए तो फिर अंदर जा सकेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो दोनों टहलते हुए आगे बढ़ गए। इनका इरादा यही था कि वो वार्ड का एक चक्कर लगा लें, इस वक्त तक पुलिस अपने फराइज से फारिग हो जाएगी। वो दोनों बरामदे के आखिरी हिस्से तक पहुंचे और फिर जैसे ही वो वापस मुड़े, उन्होंने बरामदे के दूसरे आखिरी हिस्से से 2 अफराद को अपनी तरफ तेज तेज कदम उठाते हुए देखा। इन दोनों के चेहरे देखकर सफदर और कैप्टन शकील दोनों की छठी हिस्स खुद ब खुद खतरे का अलार्म बजाने लगी। उनके चेहरों से शाहुदापन और दरिश्तगी साफ नजर आ रही थी। इन दोनों के हाथ और कोटों की जेबों में थे। सफदर और कैप्टन शकील उनकी तरफ बढ़ते गए। आने वाले इमरान के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। उनकी हरकत में बेचैनी नुमाया थी। वो ख्वामख्वाह इधर उधर देख रहे थे, अलबत्ता उनकी चोर नजरें सफदर और कैप्टन शकील दोनों पर जमी हुई थी। सफदर और कैप्टन शकील उनके करीब आकर एक लम्हे के लिए रुके तो वो चौंक पड़े, जैसे सफदर और कैप्टन शकील दोनों का वहां रुकना उनके लिए खिलाफ तवक्को हो। सफदर और कैप्टन शकील उनकी हालत देखते हुए आगे बढ़े और इन दोनों के चेहरों पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए। सफदर और कैप्टन शकील आगे बढ़ते चले गए, अलबत्ता वो पूरी तरह चौकन्ना थे और इन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला इसलिए किया था कि वो उनके असल मकसद से वाकिफ हो सकें। साइड देके करीब पहुंचकर वो मुड़े और फिर तेजी से साइड में रुक गए। सफदर ने जरा सा सर आगे करके वो उधर झांका तो इनने दोनों को तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा, जो इमरान के कमरे का उकबी दरवाजा था। सफदर ने तेजी से कैप्टन शकील को इशारा किया और वो दोनों उछलकर दोबारा बरामदे में आ गए। वो दोनों अफराद दरवाजे के करीब जाकर रुके। अब उनके हाथों में सब मशीन गनें थी। ये सब मशीन गनें शायद उन्होंने ओवरकोट के अंदर छुपा रखी थी। फिर उनमें से एक ने दरवाजे पे लगा हुआ बड़ा सा शीशा एक धमाके से तोड़ दिया। उसी लम्हे सफदर ने चीख कर उन्हें रोकने के लिए कहा। सफदर की चीख सुनते ही वो दोनों, जो शायद टूटे हुए शीशे के अंदर फायरिंग करना चाहते थे, ठटक कर मुड़े और फिर उनमें से एक ने सफदर और कैप्टन शकील दोनों पर फायर खोल दिया। मगर इन दोनों ने तेजी से गौता लगाया और उसी लम्हे सफदर के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर ने शोले उगले और इन दोनों के हाथों से मशीन गनें निकलती चली गई। फायरिंग की आवाजें गूंजते ही अस्पताल में भगदड़ सी मच गई और दूसरे लम्हे पुलिस की सीटियां बज उठी। मशीन गनें जैसे ही इन दोनों के हाथों से निकली, वो दोनों बैक वक्त तकरीबन उड़ते हुए सफदर और कैप्टन शकील पर आ पड़े, जो इस वक्त तक इनके करीब पहुंच चुके थे। सफदर ने एक से टकराते ही तेजी से अपने जिस्म को मोड़ा और वो आदमी जैसे हवा में उछलता हुआ बरामदे की उकबी दीवार के शीशे से टकराया, जिसमें शीशे लगे हुए थे। शीशा टूटने की एक बार फिर आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही वो आदमी भी मंजिल से गायब हो गया। वो यकीन चौथी मंजिल से नीचे जा गिरा था। दूसरा आदमी जो कैप्टन शकील से टकराया था, झटका खाकर पुश्त के बल वापस फर्श पर गिरा और कैप्टन शकील ने उछलकर उसके सीने पर दोनों लातें मारनी चाही, मगर वो तेजी से करवट बदल गया और कैप्टन शकील अपने ही जोर में चिकने फर्श पर फिसलता चला गया। इसी लम्हे पुलिस वाले चीखते हुए साइड से बरामदे में दाखिल हुए। इधर सफदर कैप्टन शकील के गिरते ही इस आदमी पर झपटा, मगर वो आदमी चिकनी मछली की तरह तेजी से साइड में हुआ और साथ ही उसकी टांगें घूमती हुई सफदर की टांगों से टकराई और सफदर भी मुंह के बल फर्श पर गिरा। और फिर पुलिस सार्जेंटों ने आगे बढ़कर इस आदमी पर झपटना चाहा, मगर वो तो इस वक्त छलांग लगाता हुआ बाहर निकल गया। उसने तेजी से जंप लगाया और फिर वो एक लम्हे के लिए शीशे वाली दीवार के आधे हिस्से पर जो आगे को बढ़ा हुआ था नजर आया। दूसरे लम्हे टूटे हुए शीशे के पार इसने छलांग लगा दी और सफदर और कैप्टन शकील दोनों तेजी से उठकर उसके पीछे झपटने ही लगे थे कि वो दोनों पुलिस सार्जेंटों से टकरा गए। उसी लम्हे पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और साथ ही अस्पताल का दूसरा अमला भी आ गया। मुलजिम निकल गए, उन्हें पकड़ो, सफदर ने चीख कर कहा। उसके साथ ही उसकी आवाज का असर यह हुआ कि पहले से मौजूद दोनों पुलिस अफसर बाहर की तरफ भागे और सफदर और कैप्टन शकील भी उनके साथ बाहर की तरफ गए। और जब नीचे उतरकर अस्पताल की इमारत के सिमत गए तो वहां बहुत से अफराद पहले से जमा थे और एक शख्स की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। ये वो आदमी था जिसे सफदर ने घुमाकर उकबी दीवार से मारा था और पहले नीचे गिरा था। चौथी मंजिल से नीचे गिरने की वजह से
उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी जबकि दूसरा आदमी गायब था। वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस के पूछने पर बताया कि दूसरे आदमी ने चौथी मंजिल से थोड़े फासले पर मौजूद एक घने दरख्त पर छलांग लगाई और बड़े हैरत अंगेज अंदाज में उस छलांग लगाकर दरख्त की शाख से लटक गया। वो चंद लम्हे लटकने के बाद उसने नीचे छलांग लगाई। वो पंजों के बल जमीन पर गिरा और बेतहाशा भागता हुआ सामने खड़ी कार में सवार होकर निकल गया। पुलिस वाले तो अपनी कार्रवाई में लग गए जबकि सफदर ने इस वाकया बताने वाले आदमी से थोड़ी सी पूछ-कुछ करने के बाद उस कार का मॉडल और नंबर मालूम कर लिया जिस पर दूसरे आदमी फरार हुआ था। फिर उसने कैप्टन शकील को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद वो पुलिस की नजरें बचाकर एक तरफ खिसक गया। हालांकि पुलिस वालों ने इन दोनों को खास तौर पर वहीं रुकने की ताकीद की थी। वो शायद इन दोनों का बयान लेना चाहते थे या मजीद इंक्वायरी करना चाहते थे, मगर सफदर जल्द अज जल्द हमला आवरों के मुतल्लिक इंक्वायरी करने के लिए बेचैन था, इसलिए वो खामोशी से खिसक गया। वॉकर के जहन में इस कार के नंबर और मॉडल मौजूद थे जिसे इसके अंदाज के मुताबिक शॉर्टी की कार पर बम मारा गया था। उसने अस्पताल से निकलते ही कार का रुख ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ कराया। उसका एक दोस्त इस दफ्तर में अच्छे ओहदे पर फाइज था। उसे यकीन था कि वो उसकी मदद से कार के मालिक का पता चला लेगा। चनाचा वही हुआ। उसके दोस्त ने 10 मिनट में उससे बता दिया कि ये कार मिस्टर विलह्यूसी की मलकियत है जो पाम बीच के बंगला नंबर 10 में रहते हैं और पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। वॉकर अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके दफ्तर से बाहर आ गया, लेकिन इसके जहन में एक नई खिचड़ी पक रही थी क्योंकि इंजीनियर का इस तरह किसी वारदात में मुलविस होने वाली बात उसके हलक से ना उतर रही थी। अब दो ही सूरतें थी, या तो कार जाली नाम और पते पर रजिस्टर कराई गई थी या फिर बम मारने वालों ने इंजीनियर की कार चुराई है। चनाचा उसने फैसला किया कि कम से कम इस इंजीनियर को टटोलेगा जरूर ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके। उसने कार का रुख पाम बीच की तरफ मोड़ दिया। वो खासी तेज रफ्तारी से बढ़ा चला जा रहा था कि कैफे शाही लॉक के सामने ट्रैफिक के रश की वजह से उसे कार खासी आहिस्ता करनी पड़ी क्योंकि वहां सड़क पर एक ट्रक के टाई रॉड टूट जाने की वजह से ट्रैफिक लॉक सा पैदा हो गया था और ट्रैफिक सर्जेंट ट्रैफिक को कंट्रोल करके गुजार रहे थे। कार आहिस्ता होते ही वॉकर की नजरें जैसे लाशौरी तौर पर घूमती हुई कैफे शाही लॉक की पार्किंग कंपाउंड पर पड़ी। वो यकलख्त बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि वही कार जिसकी उसे तलाश थी पार्किंग कंपाउंड में मौजूद थी। वही नंबर, वही मॉडल, और वॉकर ने तेजी से कार को लोव कैफे शाही के कंपाउंड की तरफ मोड़ दिया। वहां जाकर उसने कार रोकी और फिर नीचे उतर आया। एक लम्हे के लिए उसने गौर से इस कार को देखा जिसे पूरी तरह से चेक कर लेना चाहता था कि कार वही है। फिर वो पार्किंग चौकीदार की तरफ बढ़ा। उसने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और आगे बढ़कर पार्किंग चौकीदार के हाथ में दे दिया। उसकी मुट्ठी दबा दी। पार्किंग चौकीदार बड़ा नोट देखकर हैरान रह गया। साहब क्या खिदमत है। चौकीदार ने तेजी से नोट को अपनी जेब में मुंतकिल करते हुए कदरे मौतबाना लहजे में कहा। वो शायद इस किस्म की खिदमत का मुआवजा वसूल करने का आदी था, इसलिए फौरन समझ गया कि नोट उसे किस लिए दिया गया है। इस कार का मालिक कौन है? वॉकर ने इस कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कार के मालिक मिस्टर मार्टिन है। कैफे की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पसीर हैं। बेहदूदे जी खूबसूरत नौजवान है। चौकीदार ने पूरी मालूमात उगल दी। हुलिया क्या है उनका? वॉकर ने पूछा और चौकीदार ने तफसील के साथ हुलिया भी बता दिया। शुक्रिया, मुझे यकीन है कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, वॉकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं साहब, हमारा सीना तो कब्र है, कब्र। इसमें जो गया वो बस वहीं दफन हो गया, चौकीदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वॉकर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब मार्टिन का हुलिया उसके जहन में पूरी तरह महफूज हो गया था। कैफे शाही लॉक में दाखिल होकर वॉकर भी इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहा था कि अचानक एक तेज वेटर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और वॉकर ने उसे देखा तो वो भी चौंक पड़ा। ये उसका पुराना साथी वाइट था। किसी जमाने में वो दोनों मिलकर वारदातें करते थे। फिर वॉकर रिचर्ड के ग्रुप में शामिल हो गया और वाइट अलहदा रहकर छोटी मोटी वारदातें करने लगा। पुलिस से बचने के लिए उसने वेटर की मुलाजमत की हुई थी। वॉकर को इतना तो मालूम था कि वो वेटर है, लेकिन इसका इल्म ना था कि वो कैफे शाही लॉक में है। वॉकर, तुम और यहाँ बड़े अरसे बाद दिखाई दे रहे हो, वाइट ने इसके करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ पनाह ले रखी है तुमने, ये लिबास वाइट, वॉकर ने बेतकल्फाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और वाइट पे इख्तियार हंस पड़ा। आओ वेटर रूम में आ जाओ, वहां गपशप होगी, वाइट ने सुनते ही कहा और वॉकर सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। और फिर साइड गैलरी में से होते हुए वो दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां मुख्तलिफ कुर्सियों पर कुछ वेटर बैठे गपशप मार रहे थे। वो शायद ड्यूटी से ऑफ हो गए थे या ड्यूटी रेस्ट पर थे। वाइट और वॉकर एक कोने में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। अब बताओ आज इधर कैसे भूल कर आ गए? वाइट ने एक तरफ रैक में पड़े हुए मशरूबात की बोतलों में से 2 उठाकर मेज पर रखी और उसके ढक्कन खोलकर उसने एक बोतल वॉकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक जरूरी काम पड़ गया है। यहाँ कोई साहब है मार्टिन, दूसरी मंजिल पर रिहाइश पसीर है। वॉकर ने मशरूब की चुस्कियां लेते हुए कहा। हाँ, वो खूबसूरत सा आदमी,
बिल्कुल रहता है, बड़ा मगरूर और नक चढ़ा सा आदमी है। क्यों, इससे क्या काम पड़ गया? वाइट ने चौंकते हुए पूछा। इसका हदूद राबिया मालूम करना है। उसने बॉस की कार पर बम फेंका है और बॉस शदीद जख्मी हो गया है, वॉकर ने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। फिर क्या ख्याल है, इसके कमरे में पहुंचा दूं? वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। पहुंचा दो तो ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा, वॉकर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोच लो, बज़ाहिर तो वो एक सीधा सादा आदमी लगता है, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि वो अंदर से इंतहाई खतरनाक शख्सियत है। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। वाइट ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे तुम इतनी जल्दी वॉकर को भूल गए? क्या मेरे अलावा दुनिया में और कोई खतरनाक हो सकता है? बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, वॉकर ने जवाब दिया और वाइट हंस पड़ा। ठीक है, आओ मेरे साथ, वाइट ने बोतल खाली बोतलों वाले डब्बे में फेंकते हुए कहा, और फिर वो वॉकर को हमरा लिए कैफे की उकबी सिमत में पहुंचा और फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गया। ये मंजिल चूंकि सिर्फ रहायशी थी, इसलिए यहाँ आमदोरफत ना होने के बराबर थी। वाइट ने आगे बढ़कर एक कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक नरम सी आवाज सुनाई दी। जनाब, आपके मेहमान में मिस्टर वॉकर आए हैं, वाइट ने मुस्कुराकर वॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर वॉकर, अंदर से बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर बेड की चिड़चिड़ाहट के साथ साथ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने मार्टिन खड़ा हैरत भरी नजरों से इन दोनों को देख रहा था। जनाब, आप मुलाकात कीजिए और मुझे इजाज़त। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है जनाब, वाइट ने मौतबाना लहजे में कहा। नहीं, मार्टिन ने करख्त लहजे में कहा और वाइट सर हिलाता हुआ तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मिस्टर मार्टिन? वाकर ने तंजिया अंदाज में कहा। मार्टिन चंद लम्हे गौर से वाकर की तरफ देखता रहा, फिर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर कंधे झटकता हुआ पीछे हट गया। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मार्टिन ने स्पाट लहजे में कहा। मैं अपना तफसीली तारुफ कराऊंगा तो आप मुझे पहचान लेंगे, वॉकर ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। वॉकर के अंदर आते ही मार्टिन ने दरवाजा बंद किया और वॉकर आगे बढ़कर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। वॉकर के अंदर आते ही मार्टिन ने दरवाजा बंद किया और वॉकर आगे बढ़कर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब कराओ अपना तारुफ, मार्टिन ने दरवाजा बंद करके उसकी तरफ आते हुए कहा। आप रिचर्ड को जानते हैं, होटल बरगेंजा का किंग डॉग, वॉकर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओह, तो तुम रिचर्ड के आदमी हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मार्टिन के चेहरे से परछाई हुई सख्ती नरम पड़ती चली गई। आपने शॉर्टी की कार पर बम क्यों फेंका था? वॉकर ने लहजे को सख्त बनाते हुए कहा, लेकिन मार्टिन की निस्बत उसके अल्फाज में इखलाक का अंसर अब भी नुमाया था। शॉर्टी की कार पर बम? क्या कह रहे हो? कौन शॉर्टी? मार्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। होटल बरगेंसा के हुक्म में आपकी कार से उस कार पर बम फेंका गया जिसे कैसीनो D6 का मालिक शॉर्टी चला रहा था। उसके साथ एक अतालवी और 2 हबशी थे। उस कार में किंग डॉग भी मौजूद था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं रिचर्ड को जरूर जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं किसी अतालवी, हबशी और शाटी को नहीं जानता, मार्टिन ने जवाब दिया। सुनो, मेरा नाम वॉकर है, मैं किंग डॉग का नंबर 2 हूँ। इस शहर में होने वाली कोई वारदात मुझसे छुपी नहीं रहती। तुमने किंग डॉग पर हमला करके एक भयानक जुर्म किया है और उसका खुमियासा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वॉकर ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त दरिश्तगी सी छा गई। तुम और रिचर्ड पावरलैंड के लिए काम करते हो ना? मार्टिन ने सवाल किया। हाँ करते हैं, वॉकर ने सर को झटकते हुए कहा। तो फिर सुनो, मैं पावरलैंड से खसूसी तौर पर यहाँ आया हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ पावरलैंड के मुफाद के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे बॉस को यह हुक्म मिला था कि वो पावरलैंड के मुखालिफों को देखते ही गोली मार दे, लेकिन वो पूछ कुछ में पड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुखालिफ उससे ही अगवा करके ले जाने लगे। इसलिए हेडक्वार्टर के हुक्म पर मुझे फौरी कार्रवाई करनी पड़ी। और सुनो, किंग डॉग के मरने के बाद तुम इस टीम के इंचार्ज बनाया जा सकता है और ऐसा सिर्फ मेरी सिफारिश पर हो सकता है। मार्टिन ने इस बार तहमकाना लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक पावरलैंड से है? वॉकर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, और हेडक्वार्टर से बराह रास्त, मार्टिन ने फखरिया लहजे में कहा। लेकिन मुझे कैसे यकीन आएगा? वॉकर ने जवाब दिया। लो देखो, मार्टिन ने पतलून का पांचा उठाते हुए कहा। उसकी पिंडली पर नीले रंग की एक लकीर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। ये इस बात का सबूत था कि इसकी पिंडली में ट्रांसमिट फ्यूज लगा हुआ है और ये फ्यूज सिर्फ इन लोगों के लिए मखसूस था जो पावरलैंड के हेडक्वार्टर से मुतल्लिक होते थे। वॉकर के हलक से एक तवील सांस निकल गया। ठीक है, मुझे यकीन आ गया, वरना मैं यही सोच कर आया था कि तुमसे किंग डॉग का भरपूर इंतकाम लूंगा, वॉकर ने जवाब देते हुए कहा। सुनो वॉकर, मैं किसी को इतना वक्त नहीं दिया करता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने आते ही रिचर्ड का काम ले लिया, वरना शायद अब तक तुम्हारी लाश किसी गटर में बह रही होती। बहरहाल अब तो सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुमने मेरा पता कैसे मालूम किया, मार्टिन ने इस बार कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
बड़ी आसानी से तुम्हारी कार कैफे शाही लॉक की पार्किंग कंपाउंड में मौजूद थी और मेरे जहन में कार का नंबर और मॉडल नक्शा था, वॉकर ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मार्टिन को जवाब देता अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और मार्टिन ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। मार्टिन स्पीकिंग, मार्टिन ने वॉकर की तरफ देखते हुए कहा। इसने जानबूझकर अपना कोड नाम वॉकर की वजह से ना लिया था। स्टार स्पीकिंग बॉस। दूसरी तरफ से स्टार की आवाज सुनाई थी, जिसे मार्टिन ने मिशन के अंजाम की तफसीलात हासिल करने के लिए कार से उतार दिया था। ओ स्टार, क्या पोजीशन है? मार्टिन ने चौंक कर पूछा। बॉस, मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। कार खसूसी तर्ज पर तैयार शुदा थी और बम प्रूफ थी। अगर उसके ऊपर से बम मारा जाता तो इस पर बिल्कुल असर ना होता, लेकिन चूंकि आपने उसकी डिग्गी के निचले हिस्से से बम चिपका कर उसे ब्रस्ट किया, इसलिए कार तबाह तो हो गई, लेकिन उसकी दरमियानी बॉडी पूरी तरह तबाह नहीं हुई। कार में मौजूद तमाम अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें लोगों ने फौरी तौर पर जनरल अस्पताल पहुंचा दिया है। मैं भी उनका अंजाम पता करने के लिए अस्पताल गया तो वहां पता चला कि शाटी तो ऑपरेशन थिएटर में ही हलाक हो गया है। अलबत्ता किंग डॉग और दोनों हबशी अतालवी अभी जिंदा हैं और अस्पताल के एक खसूसी कमरे में मौजूद है। मैंने जहां तक रिपोर्ट हासिल की है, उनकी हालत बदस्तूर खतरे में तो है, लेकिन उनके जिंदा बचाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। स्टार ने तफसील बताते हुए जवाब दिया। ओके, तुम 10 मिनट बाद मुझे फोन करना, मार्टिन ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। तुम्हारा बॉस रिचर्ड बच गया है और तुम्हें मेरी हैसियत का भी पता चल गया है, इसलिए अब तुम चलते फिरते नजर आओ। और सुनो, इस बार यहाँ आने पर तुम्हें इसलिए माफ किया जा रहा है कि तुम पावरलैंड के आदमी हो, लेकिन आइंदा अगर मेरे पीछे आए या निगरानी की तो गोली मार दूंगा। मार्टिन ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसका लहजा खासा तलख था। मुझे मालूम है कि वो जिंदा बच गया है, मैं ही उसे उठाकर अस्पताल छोड़ आया हूँ, लेकिन अब मुझे हेडक्वार्टर से बात करनी होगी कि हमारे मिशन में तुम रुकावटें डाल रहे हो। हेडक्वार्टर की हिदायत के बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारे पीछे आया जाए या नहीं। और ये भी सुन लो कि मेरा नाम वॉकर है। मुझे गोली मारने की हसरत लिए हजारों अफराद कब्रों में दफन हो चुके हैं। वॉकर ने दरवाजे पर रुककर मार्टिन से भी ज्यादा तलख लहजे में कहा और दूसरी लम्बी तेजी से दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। Like, comment, share, press the bell icon.